पिछले कई वीडियो के माध्यम से हमने हड़प्पा सभ्यता और भारत की प्राचीन संस्कृतियों के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बाद की संस्कृति का अध्ययन करेंगे, जिसको अनुवर्ती हड़प्पा सभ्यता बोला गया। उसके बाद जो NCERT की किताब है कक्षा 12 की हिस्ट्री, उसमें दूसरा अध्याय है राजा, किसान और नगर। उस अध्याय को समझने के लिए भी और हड़प्पा सभ्यता को समझने के लिए यह दोनों सभ्यताओं के बीच की कड़ी है। तो हम आज पढ़ेंगे सिंधु क्षेत्र के बाहर पशुचारी एवं ग्राम्य संस्कृतियाँ, यानी जो हड़प्पा सभ्यता जब पतन हो गई उसके बाद जो सभ्यता विकसित हुई भारत में, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी जो हम कहते हैं जो 1000 सालों तक भारत के इतिहास का हमें पता नहीं चल पाता है। नगरीय सभ्यता का पतन हो गया और नगरीय सभ्यता हमें उसके बाद मिलती है। 600 ईसा पूर्व से मिलनी शुरू होती है। तो हम लोग 600 ईसा पूर्व के पहले और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, यानी जो हड़प्पा सभ्यता करीब 1900 और 1500 ईस्वी के बाद ख़त्म हो गई एकदम पूरी तरह से, ठीक है, ईसा पूर्व में क्या हुई, ख़त्म हो गई। तो उसके बीच का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हेडिंग है सिंधु क्षेत्र के बाहर की पशुचारी एवं ग्राम संस्कृतियाँ। मैंने इसको उठाया केसी श्रीवास्तव के प्राचीन इतिहास के बुक से, ठीक है, जो सबसे अच्छी किताब आती है प्राचीन इतिहास के लिए। हाँ, एक बार फिर से देख लीजिए, प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, पशुचारी एवं कृषक समुदाय, सिंधु क्षेत्र के बाहर की पशुचारी एवं ग्राम संस्कृतियाँ। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, अतः इसके पतन के साथ मुख्यतः नगरीय तत्वों जैसे नगर नियोजन, भव्य भवन, भार माप के पैमानों, लिपि आदि का ही अंत हुआ। यानी हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ, सिर्फ हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता, नगर वाली चीज़ें खत्म हुई, बाकी उसमें बाकी चीज़ें हमको मिलती हैं। यानी पूरी सभ्यता नष्ट नहीं हुई थी, उसमें भव्य भवन, भार माप, पैमाने, लिपि आदि का ही अंत हुआ। ठीक है, इसके विपरीत ग्राम जीवन से संबंधित तत्व जैसे खेत जोतने की पद्धति, भार ढोने के साधन, बैलगाड़ियाँ, लोक विश्वास, प्रथाएं आदि अवशिष्ट रहीं। परिणाम स्वरूप हमें भारत में सिंध क्षेत्र के बाहर अनेक विकसित ग्रामीण संस्कृतियों के दर्शन होते हैं। इन्हें ताम्र पाषाणिक कहा गया, क्योंकि इन संस्कृतियों के लोग पत्थर के साथ साथ तांबे की वस्तुओं का उपयोग करते थे। वे मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के लोग थे, जिनका प्रमुख उद्यम कृषि एवं पशुपालन था। इन्हें पशुचारी एवं कृषक समुदाय कहा जा सकता है। वे जिन क्षेत्रों में निवास करते थे वहाँ पर्वतीय भूमि एवं नदियाँ थी। ग्रामीण एवं पशुचारी समाज की बस्तियाँ दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भागों में दिखाई देती है। इनके निवासियों द्वारा प्रयुक्त विशिष्ट प्रकार के मृत भांडों के आधार पर इन्हें जाना जा सकता है। देखिए, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में एक जगह है जहाँ पे ताम्र पाषाणिक संस्कृति मिली है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति प्रमुख उत्खनित स्थल है आहाड़, गिलुंड तथा बालाथल, ये जगह का नाम है। इसमें आहाड़ जो उदयपुर जिले में स्थित है तथा गिलुंड चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, चूँकि बनास नदी घाटी में स्थित है, इस कारण इस संस्कृति को आहाड़ तथा बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहाड़ संस्कृति का एक अन्य स्थल बालाथल भी उदयपुर में जिले में स्थित है। ठीक है, आपको बता दें, हम इतना डिटेल्स में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम साथ में नेट और की तैयारी भी करते रहें। ठीक है, उत्खनन से बड़ी बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। इस संस्कृतियों के लोग अपने मकान गीली मिट्टी, गारा तथा पत्थर के बनाते थे। नींव पत्थरों से भरी जाती थी तथा कभी कभी दीवारों के निर्माण कच्ची ईंटों का भी प्रयोग होता था। गिलुंड में मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य भी मिले हैं। कुछ मकानों से चूल्हे के अवशेष मिलते हैं। दीवारों के निर्माण में कभी कभी लकड़ी और बाँस का प्रयोग किया जाता है तथा उनके ऊपर छप्पर भी बनाए जाते थे। गिलुंड की खुदाई में स्तंभ गर्त के प्रमाण भी मिले हैं। आहाड़ संस्कृति के लोग मुख्यतः कृषक एवं पशुपालक थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आहाड़ संस्कृति के लोग
या फिर आहार संस्कृति कहाँ पे मिली है। ठीक है, तो आप बता देंगे यहाँ पे उदयपुर जिले में स्थित है आहार संस्कृति। आहार संस्कृति के लोग मुख्यतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ, धान, चना, मूंग आदि की खेती करते थे। गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि पशुओं को पालते थे। हिरण आदि पशु का शिकार भी किया करते थे। संस्कृति के लोग अपने मृदभांड चाक पर बनाते थे। कई प्रकार के भांड मिलते हैं। मुख्य भांड काले तथा लाल रंग के हैं। कुछ पर सफ़ेद ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ दूसरे प्रकार के मृदभांड, ठीक है, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं, किंतु इस संस्कृति की विशिष्ट पात्र परंपरा काली तथा लाल ही है, जिसका द्वितीय सहस्राब्दी की ग्रामीण संस्कृतियों में व्यापक रूप से प्रचलन है। बता दें आपको, हम इतिहास पढ़ रहे हैं, भारत के इतिहास, और करीब 1500 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व के बीच का भारत का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, आहार से पाषाण उपकरणों के स्थान पर ताम्र उपकरण, सपाट, कुल्हाड़ी, चूड़ी, चादरी आदि मिलते हैं। इनका एक नाम ताम्रवती, ताम वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तामा बहुतायत उपलब्ध था। देखिए, जो आहार संस्कृति का कालक्रम है 2500 से 1500 के बीच निर्धारित किया गया है। ठीक है, यानी देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता थी वह आपकी 2500 ईसा पूर्व में पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में थी, और यहीं से इसका पतन प्रारंभ हो जाता है। तो आप पढ़े होंगे समाजशास्त्र में कि चरमोत्कर्ष का सिद्धांत, या फिर समाजशास्त्र में और इतिहास में भी चरमोत्कर्ष का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, जब किसी भी व्यक्ति या फिर सभ्यता का जब विकास चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है, तो वहीं से इसका विनाश प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु यानी हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता भी 2500 ईसा पूर्व के आसपास पूरी तरह चरमोत्कर्ष पर थी, और यहीं से इसका विनाश होना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि विकास का सदैव होना क्रमिक रूप से आवश्यक है। आगे चलते हैं। लेकिन नेट परीक्षाओं में आपका डिटेल्स में पूछा जाता है, तो मुझसे पूछ सकता है सन दे के कि ये सन का संबंध किस संस्कृति से है। ठीक है, आगे ताम्र पाषाण काल का दूसरा क्षेत्र मालवा मध्य प्रदेश है। प्रमुख उत्खनित स्थल कायथा, उज्जैन यानी उज्जैन में स्थित है। एरड़, नवदा, टोली था माहेश्वर, खरगोन जिला। कायथा में उत्खनन कार्य V.A. वाकांडकर ने करवाया था। यहाँ से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं, कायथा, आहड़ तथा मालवा। मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल नवदा टोली है। यह सबसे विस्तृत स्थल है, जिसका उत्खनन H.D. संकालिया द्वारा करवाया गया। देखिए, मालवा संस्कृति के बारे में बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है, SSC, उसके बाद रेलवे। ठीक है, उसके बाद हमने नेट का पेपर दिया था, उसमें भी मालवा संस्कृति के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मालवा संस्कृति कहाँ है, तो हमारा आंसर क्या होगा, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के सबसे अधिक स्थल पश्चिमी महाराष्ट्र में मिलते हैं, जिनका उत्खनन कर अनेक सामग्रियां प्रकाशित की गई। इनमें जुर्वे, नेवासा, दायमाबाद अहमदानगर में जो स्थित है, चंदौली, सोनगांव, ईमान गांव और पुणे, जो ईमान गांव है पुणे में स्थित है, तथा नासिक है। इन्हें जुर्वे संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि जुर्वे जो गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के किनारे पर तट पर स्थित है, इसका प्रतिनिधि स्थल है। यह मालवा संस्कृति से भी प्रभावित है। यह संस्कृति महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों में फैली हुई है। इस संस्कृति के लोग एक विशिष्ट प्रकार के मृदभांड चाक पर तैयार करते थे, जिन पर लाल रंग का लेप लगाया जाता था तथा काली चित्रकारियाँ हैं। इनमें से टोटीदार जलपात्र एवं गोड़ीदार कटोरा प्रमुख है। इनाम गांव ने नारी तथा विश्व की मृद मूर्तियाँ
मिलती हैं जिनका समीकरण माता देवी से किया जा सकता है। आगे है ताम्र पाषाणिक संस्कृति का विस्तार पश्चिमी बंगाल के वीरभूमि, वर्धमान, मिदनापुर आदि में दिखाई देता है। यहाँ प्रमुख उत्खनन स्थल पांडुराजार, डीबी, महिसाल है। यहाँ से मुख्यतः चावल की खेती किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के खैराडीह और नैहान तथा बिहार के चिरांद, सोनपुर आदि से भी इस संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। देखिए चिरांदपुरा स्थल के बारे में पूछता है। चिरांदपुरा स्थल कहाँ स्थित है? तो चिरांद हमारा कहाँ है? बिहार में स्थित है। आगे है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहासकार विभाग द्वारा करवाई जा रही है। हाँ, इलाहाबाद के समीप एक झुंसी हवेलिया ग्राम की खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा कराई जा रही है। प्रोफेसर वी.डी. मिश्र की सूचना के अनुसार यहाँ ताम्र पाषाणिक संस्कृति के 2 चरण परिलक्षित होते हैं। पहले चरण में लोगों की लोहे की जानकारी नहीं थी, जबकि दूसरे चरण में लोहे का ज्ञान हो गया। जितने बड़े पैमाने पर यहाँ ताम्र पाषाणिक काल के प्रमाण मिलते हैं, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ काफ़ी बड़े क्षेत्र में लोग आबाद थे। इस संस्कृति का काल 1500 से 700 ईसा पूर्व बताया गया है। ठीक है। दक्षिण भारत में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के प्रसार के प्रमाण मिले हैं। कई स्थल कृष्णा तुंगभद्रा के बीच दोयाब प्रदेश में स्थित है। ब्रह्मगिरी, मास्की, पिक्कली, होल, शकनकल्लू, नागार्जुन कोंड आदि इन संस्कृतियों के समांतर ईसा पूर्व 2300 से 900 के बीच माना जाता है। आगे है इस प्रकार ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का वितरण सिंधु क्षेत्र के बाहर भारतीय भूभाग के अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में मिलता है। इनके कुछ समान अभिलक्षण दिखाई देते हैं। सभी ग्रामीण है। इनके निवासियों का मुख्य उद्गम कृषि एवं पशुपालन था। वे अपने मकान मिट्टी के गारे, घास फूस, बांस बल्ली आदि की सहायता से बनाते हैं। आहार में पत्थर के घरों तथा गिलुंड में पक्की ईंटों के प्रयोग के साथ मिलते हैं। मकान प्रायः आयताकार, वर्गाकार तथा गोलाकार बनते हैं। इनाम गांव से मिली मिट्टी की नारी मूर्तियों से पता चलता है कि संभवतः वे माता देवी की पूजा करते थे। राजस्थान और मालवा क्षेत्र से ऋषभ मूर्तियां मिली हैं। इनसे सूचित होता है कि इसे भी धार्मिक मान्यता प्राप्त थी, यानी वहाँ के लोग भी पूजा करते थे। ईसा पूर्व 2000 से इन संस्कृतियों में काले और लाल रंग के मृदभांडों का निर्माण व्यापक रूप से होने लगा था। मालवा संस्कृति जो मध्य प्रदेश में पड़ती है, ये काले रंग के चित्रित लाल रंग के मृदभांड सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्रों में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ 1200 ईसा पूर्व तक विद्यमान रही, जबकि जोरवेद संस्कृति महाराष्ट्र 7वीं शती ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहीं। ऊपरी गंगा घाटी तथा गंगा यमुना के दोयाब वाले प्रदेश के विभिन्न स्थलों से एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन मिलते हैं, जिन्हें गेरिक मृदभांड कहा जाता है। अनेक ताम्र निधियाँ भी पाई गई हैं। गंगा यमुना दोयाब से सबसे बड़ी ताम्र निधियाँ मिलती हैं। इनमें 2 धारवाली, कुल्हाड़ियाँ, हारपून, फरसे, भाले, दुसिंगी तलवार आदि शामिल है। कुछ आकृतियाँ मनुष्यों से मिलती जुलती हैं। अधिकांश पुरातत्वविद गैरिक मृदभांड तथा ताम्र निधियों को एक ही संस्कृति से संबंध करते हैं। इसका काल ईसा पूर्व 2000 और 1500 समांतर स्वीकार किया जाता है। इसके बाद की पात्र परंपरा चित्रित धूसर की है, जिनका संबंध लोहे से जोड़ा गया। ठीक है, देखिए इसके बाद हमें मिलना प्रारंभ हो जाता है आपका नगरीय सभ्यता। इसके बाद फिर से एक बार नगरों का निर्माण होना धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व और 600 ईस्वी का इतिहास, 600 ईसा पूर्व 600 ईस्वी का इतिहास, और एनसीईआरटी किताब से पढ़ेंगे।
ठीक है, जो कक्षा 12 की इतिहास की एनसीईआरटी किताब है। और दूसरा अध्याय क्या है, राजा किसान और नगर, राजा किसान और नगर। ठीक है, और पाठ का नाम है राजा किसान और नगर, और आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। इसके बाद अर्थव्यवस्था, भारत में अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए जो हम यह वीडियो बनाए हैं इसको मत सोचिएगा यह क्या पढ़ा गए, ठीक है, इतना डीप में कोई ज़रूरत नहीं है, तो यह मत सोचिएगा यह क्या पढ़ा गए। पर हमने बहुत सारी परीक्षाएं दिए हैं, तो प्राचीन इतिहास और खासकर आर्कोलॉजी, यानी प्राचीन इतिहास के 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और आर्कोलॉजी के 2-3 क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं हर परीक्षा में, कोई भी परीक्षा हो, क्योंकि ये जो है हमारा क्या है, विरासत है, हमारी संस्कृति और विरासत है। ठीक है, तो खासकर उनके लिए हमने वीडियो बनाया है जो आर्कोलॉजी की नेट से तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।